Hello everyone, welcome to Mathsthan and I welcome you all to the classes of Political Science। और आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जो आपके एग्जाम में मेंशन्ड है, स्पेसिफिकली दीज आर द थिंकर्स जो हमें अच्छे से पढ़ने हैं। सो इन टुडेज लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेटो को। हु वॉज प्लेटो, व्हाट वर हिज बेसिक आइडियाज, ठीक है, हिज आइडिया ऑफ जस्टिस, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। प्लस हमारा जो लेक्चर होने वाला है आज का, दैट विल बी वेरी मच एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। तो पूरी की पूरी फिलॉसफी हमें प्लेटो की नहीं पढ़नी है, हमें एग्जाम रेलिवेंट चीजें पढ़नी है और समझनी है। Although definitely I am going to give you the entire background of Plato and I am going to explain you each and everything, लेकिन फिर भी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज के इस लेक्चर को कवर करेंगे, ठीक है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट अस क्विकली डाइव इनटू द लेक्चर। तो देखो कौन थे प्लेटो और हमें क्यों जरूरी है इनकी थिंकिंग को पढ़ना। सबसे पहले तो यू शुड नो दैट प्लेटो वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर। His original name was Aristocles। ये चीज शायद ही आप लोगों को पता हो, दैट इज ओरिजिनल नेम वाज एरिस्टोकल्स। और इनका नाम प्लेटो बाद में पड़ा, ठीक है। प्लेटो इनका नाम क्यों पड़ा? बिकॉज ऑफ हिज फिजिक, ठीक है। ही हैड अ वेरी स्टाउट बॉडी। डू यू अंडरस्टैंड दिस मीनिंग ऑफ स्टाउट? देखो स्टाउट का लिटरल मीनिंग होता है वाइड या फिर ब्रॉड, ठीक है। तो ही वॉज वेरी फिजिकली फिट एंड यू नो वेरी ब्रॉड, हैविंग ब्रॉड शोल्डर्स। सो आई थिंक यू कैन गेट दिस आइडिया दैट ही वॉज अ वेरी ग्रेट स्पोर्ट्समैन, ठीक है ना। एंड बिकॉज ऑफ ए स्टाउट बॉडी, गुड फिजिकल अपीयरेंस, इनका नाम बाद में प्लेटो रखा गया, ठीक है। बेसिकली प्लेटो इनका नाम पड़ गया इन द ग्रीक सिटी स्टेट, ठीक है। हिज ओरिजिनल नेम वाज एरिस्टोकल्स। अच्छा, अब ये बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। ही बिलोंग टू अ वेरी नोबल फैमिली। जस्ट अ सेकेंड, ये वाला नोबल नहीं, he belonged to a noble family, ठीक है। as well as his family was aristocratic, he belonged to a aristocratic family also। एरिस्टोक्रेटिक फैमिली मतलब एरिस्टोक्रेट्स वो लोग होते हैं जो काफी पढ़े लिखे होते हैं और स्टेट को गवर्न करने के लिए सक्षम माने जाते हैं, एक देश को चलाने के लिए सक्षम माने जाते हैं। ऐसे ऑफिशियल्स को एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता है। और प्लेटो की अपनी फैमिली जो है वो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी। तो आप कह सकते हैं कि ये ऐसी फैमिली से नहीं बिलोंग करते थे जो मे बी फाइनेंशियली वीक हो या ऐसा कुछ नहीं था। बहुत अच्छी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत पढ़े लिखे लोगों की फैमिली थी इनकी। अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, इन्होंने आर्मी में भी सर्व करा है, ठीक है। He served in the army as well। लेकिन इनको मटीरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा इनका इंटरेस्ट आया था फिलॉसफी में। अंडरस्टूड? तो फिलॉसफी से ये काफी ज्यादा प्रभावित हो गए थे। एंड इनके जो गुरु थे, हिज आई वुड से हिज टीचर, जिनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ है, वो थे सोक्रेट्स। तो सोक्रेट्स के ये शिष्य थे एंड गुरु थे ये एरिस्टोटल के, ठीक है, जिनको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे समझेंगे। बट टेलिंग यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन, अभी मैं आपको सिर्फ एक बैकग्राउंड दे रही हूँ प्लेटो का, कौन थे, कैसी फैमिली से बिलोंग करते थे, है ना। एंड इनको सोक्रेट्स ने बेसिकली वो करा था, मतलब ये शिष्य थे सोक्रेट्स के। और क्योंकि सोक्रेट्स को डेथ सेंटेंस दे दिया गया था, ठीक है, सोक्रेट्स वाज गिवन डेथ सेंटेंस। क्यों? क्योंकि जो वहां के राजा थे, उस समय के जो राजा थे, तो उन्हें लगता था कि सोक्रेट्स जो है ना वो यूथ को भटका रहे हैं। क्योंकि सोक्रेट्स कहा करते थे कि आप सवाल पूछिए, आस्क क्वेश्चन, है ना। वो सही गलत का जो है यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। तो जो वहां का जो अथॉरिटी थी, जो राजा थे, उनको लगा कि सोक्रेट्स जो है वो बहुत गलत प्रभाव डाल रहे हैं जनता पर, क्योंकि जनता फिर सवाल करेगी और राजा की अथॉरिटी उससे खतरे में आ जाएगी, यानी जो सरकार है वो खतरे में आ जाएगी अगर लोग इतना ज्यादा अवेयर हो गए। तो इसी चीज के चलते जो उधर के मतलब जो सोक्रेट्स के समय के जो राजा थे, उनको लगा कि सोक्रेट्स जो है वो करप्ट कर रहे हैं यूथ को, और इसीलिए उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। तो जब सोक्रेट्स को
मौत की सजा या डेथ सेंटेंस दी गई तो उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा उस चीज का प्लेटो पर। और प्लेटो ने फिर ये निर्णय लिया कि सोक्रेट्स को इमॉर्टल बनाएंगे, यानी अमर बनाने का काम करेंगे प्लेटो। और फिर प्लेटो ने जो भी सारी विचारधारा थी सोक्रेट्स की, जो उन्होंने सीखी थी, जो उन्होंने समझी थी, उसको फिर एक डायलेक्टिकल फॉर्म में लिखना शुरू करा। डायलेक्टिकल फॉर्म यानी डायलेक्टिकल मतलब डायलॉग बाजी, है ना, जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जो एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, उस फॉर्म में लिखना शुरू करा। और इनका जो काम है जिनमें उन्होंने ये यूज करा है वो है रिपब्लिक, ठीक है। तो दिस वाज इट। और अच्छा, सोक्रेट्स ने खुद की कोई चीजें उनकी ऐसी नहीं थी जो हमारे पास एक राइटिंग फॉर्म में हो। सोक्रेट्स के कोई रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं है, पर हाँ, जो भी सोक्रेट्स की विचारधारा थी, जो भी सोक्रेट्स का मानना था, उस सब को कोडिफाई किया है, लिखा है प्लेटो ने इन हिज वर्क रिपब्लिक, ठीक है। और इसी में उन्होंने जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया है एंड उन्होंने माना है कि स्टेट का जो मेन काम है, जो प्राइमरी फंक्शन है, वो है टू गिव जस्टिस टू द पीपल, ठीक है। अब इनके जस्टिस के कॉन्सेप्ट को और स्टेट कैसी होनी चाहिए और फिर उसके बाद प्लेटो की आलोचना किस किसने करी, ठीक है, वो सारी चीजें भी पढ़ेंगे। एंड एक छोटा सा फैक्ट और बता देती हूँ, क्योंकि हम जो नेक्स्ट थिंकर पढ़ने वाले हैं वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने भी अपने मास्टर यानी प्लेटो की आलोचना करी और हेविली क्रिटिसाइज करा उनको। अब किस चीज के लिए क्रिटिसाइज करा वो सब हम एरिस्टोटल को जब पढ़ लेंगे ना तो आप खुद समझ जाएंगे। पर फिलहाल बस इतना ध्यान रखिए कि प्लेटो के गुरु थे सोक्रेट्स और एरिस्टोटल के गुरु थे प्लेटो, ठीक है। प्लेटो एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उनका ओरिजिनल नाम एरिस्टोकल्स था। एक बहुत अच्छी फैमिली, नोबल फैमिली से वो बिलोंग करते थे, ठीक है। आर्मी में भी उन्होंने सर्व करा है एंड उनका फिलोसफी में इंटरेस्ट जागा एंड वो एथेंस गए, वहां पर उन्होंने सोक्रेट्स के वो शिष्य बने और उन्होंने फिर सोक्रेट्स को डेथ सेंटेंस मिलने के बाद, यानी सोक्रेट्स की डेथ के बाद, उन्होंने जो है अपने आइडियाज को और सोक्रेट्स के आइडियाज को कोडिफाई करना शुरू करा इन हिज वर्क रिपब्लिक, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, समझ लेते हैं। देखो, प्लेटो वाज अ ग्रीक फिलोसोफर, स्टूडेंट थे सोक्रेट्स के और टीचर थे एरिस्टोटल के। और प्लेटो ने एथेंस में अकेडमी फाइंड करी थी, अकेडमी इन एथेंस, जहां पर वो सो कॉल्ड फिलोसोफर किंग्स को बनाने का या ट्रेन करने का काम करते थे। क्या होता है फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट, समझेंगे आगे धीरे धीरे। पर फिलहाल आप ये समझिए कि प्लेटो ने वन ऑफ द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज बनाई थी, एक अकेडमी बनाई थी, जहां पर लोग चीजों को, लाइफ को सीखने और समझने आया करते थे, ठीक है। तो प्लेटो एक यूनानी दार्शनिक थे जो सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु थे। उन्होंने एथेंस में अकेडमी की स्थापना करी थी, ठीक है। आई होप आपको एक बेसिक बैकग्राउंड मिल गया होगा कि प्लेटो कौन थे, है ना, कैसे फैमिली से बिलोंग करते थे और क्या क्या उनका एक जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ परिचय, है ना, अभी तक हमने पढ़ा है। अब आगे चलते हैं। उनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, पहला है रिपब्लिक, एज मैं आपको बता ही चुकी हूँ, एक डायलेक्टिकल फॉर्म में है। डायलेक्टिकल फॉर्म मतलब इन अ फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, ठीक है, डायलॉग्स की फॉर्म में है। यहाँ पर बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना। कैरेक्टर्स जैसे कि आई कैन टेल यू कि सोक्रेट्स ने जो ये डायलॉग लिखा है ना, इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। जैसे पहले तो सोक्रेट्स ही है, ठीक है, सॉरी, जो प्लेटो की जो वर्क है ना रिपब्लिक, द रिपब्लिक, इसमें जो पहले कैरेक्टर है वो सोक्रेट्स खुद है। सोक्रेट्स सवाल पूछ रहे हैं, सोक्रेट्स को जो है वो जवाब दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने सोक्रेट्स को ही इंट्रोड्यूस करा, ठीक है, और फिर उन्होंने एक तरह से बातें करी अलग अलग थ्योरिस्ट से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उन्होंने जो है अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हम रखते हैं ना किसी भी एक कहानी के अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, तो सिमिलरली वही चीज उन्होंने भी करी और इस चीज को बेसिकली एक वो बनाया। जैसे कि देखो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर इन योर एग्जाम, पर अगर रिपब्लिक के कैरेक्टरिस्टिक्स के अगर बारे में बात हो कभी, तो एक दो कैरेक्टर्स मैं आपको बता देती हूँ जो इनके डायलॉग्स में जो लोग थे, ठीक है। पहला था सेफेलस,
ठीक है, ये एक बहुत अमीर एरिस्टोक्रेट थे, ये एक बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करने वाले एक ऑफिशियल थे। ठीक है, ये इनको लिख देते हैं वेल्दी एरिस्टोक्रेट्स। ठीक है, उसके बाद ग्लूकॉन। ठीक है, उसके बाद एक थे एडिमेंटस और थ्रेसैमेकिस। नाउ इनकी प्रोनाउंसिएशन आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं, लेकिन ये जो रिपब्लिक एक डायलॉग्स है, डायलॉग्स किस किस के बीच में? सोक्रेट्स, और फिर ये कुछ वेल्दी एरिस्टोक्रेट्स हो गए, कुछ लोग हो गए, कुछ ऑफिशियल्स हो गए। ठीक है, तो ये आपस में बात कर रहे हैं और इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जस्टिस क्या है। तो सोक्रेट सवाल पूछ रहे हैं सबसे कि आप बताइए क्या हो सकता है आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में ये द रिपब्लिक लिखी गई है। ठीक, उसके बाद उनका वर्क है द लॉज एंड द स्टेट्समैन। ठीक है, अब स्टेट्समैन में अगेन वो एक टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डिफाइन करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी वो वाली डेमोक्रेसी नहीं जो हम आज फॉलो करते हैं। उनके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी वो है जिसको सिर्फ फिलोसोफर किंग्स रूल कर सकते हैं, यानी वही लोग जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वही, और जो नॉलेज रखते हैं। ठीक है, वही लोग काबिल हैं अब एक राज्य को रन करने के लिए। ठीक है ना, तो उसमें कि एक राज्य कैसा होना चाहिए, एक स्टेट कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीजें डिफाइन करते हैं। तो ये 3 प्लेटो के इंपॉर्टेंट वर्क है, और प्लेटो के इंपॉर्टेंट वर्क में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिपब्लिक। रिपब्लिक में इनका जो पहला कैरेक्टर वो इनके गुरु सोक्रेट्स को बनाया है इन्होंने। ठीक है, जहाँ सोक्रेट्स ही बाकी के जो सोफिस्ट्स हैं, कह लो, जो उनके एक ऑफिशियल्स हैं, या कह लो जो उनसे बातचीत जो कर रहे हैं, वो कुछ ये कैरेक्टर्स हैं उनकी किताब रिपब्लिक के। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब थ्योरी ऑफ जस्टिस के लिए प्लेटो कहते हैं कि भाई एक राज्य को चलाने के लिए हमें ह्यूमन नेचर को समझना पड़ेगा। ठीक है, हमें एक, क्योंकि देखो राज्य को लोग ही चलाएंगे, और जब लोग चलाएंगे तो लोगों के नेचर को, लोगों के व्यवहार को समझना भी जरूरी है। और जब लोगों के व्यवहार को समझना जरूरी है तो हमें सोशियोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे लिए तो सोशियोलॉजी को भी समझना इंपॉर्टेंट है, लोगों का बिहेवियर कैसा होता है उसको भी समझना जरूरी है ना। तो बेसिकली उन्होंने ये कहा कि जस्टिस का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, सबसे पहले तो किसी भी स्टेट का ये प्राइमरी वर्क है, और कहा कि जस्टिस इज सेंट्रल टू द स्टेट। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? तो जो प्लेटो का या जो रिपब्लिक की जो उनका वर्क है, उसका सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जस्टिस इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्टेट, और हर राज्य को जो है जस्टिस अचीव करनी चाहिए। ठीक है ना, तो अब उन्होंने कहा, एंड ऑल्सो यू कैन, इफ यू वांट, यू कैन नोट डाउन दिस लाइन, दैट ही एक्सप्लेन जस्टिस एज एन एंड इन इटसेल्फ। Justice as an end in itself, यानी कि हर स्टेट का जो मेन उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए न्याय और जस्टिस। अब जस्टिस क्या है अकॉर्डिंग टू प्लेटो? प्लेटो कहते हैं कि जब एक राज्य के जो अलग अलग लोग हैं, है ना, वो जब सब अपना अपना काम कर रहे हैं और अपना अपने फंक्शन को पूरी तरह से प्रॉपरली उसको कर रहे हैं, तो फिर सोसाइटी में जस्टिस है। यानी जस्टिस मीन्स डूइंग वंस ओन वर्क, अपने कार्य को करना। अब जैसे उनके लिए भी सोसाइटी में क्लासेस थी, पर जो क्लासेस का डिवीजन था ना, कभी भी प्लेटो ने जेंडर के बेसिस पर नहीं किया। ठीक है, एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लेटो ने कभी भी जेंडर और बर्थ के बेसिस पर सोसाइटी को डिवाइड नहीं किया है। ठीक है, उन्होंने डिवाइड किया है सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। तो उन्होंने समाज को ना तो मेल और फीमेल के रूप में बांटा, उन्होंने इक्वली कहा कि भाई मेन एज वेल एज वुमेन, ये दोनों ही सक्षम है राज्य को चलाने के लिए। तो आप ये भी मान सकते हो कि प्लेटो
was the first feminist philosopher? अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो देखो, उन्होंने जब समाज का विभाजन किया ना, तो उन्होंने काम के बेसिस पर किया, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। उन्होंने जेंडर के बेसिस पर नहीं डिफाइन किया, उन्होंने बर्थ के बेसिस पर डिफाइन नहीं किया। और उनका मानना था कि ये जो फिलोसोफर किंग है ना, यानी जो ये नॉलेजेबल पर्सन है जो राज्यों को चला सकता है, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। दोनों को एजुकेशन का इक्वल हक है, ठीक है ना। तो दोनों के लिए एजुकेशन को उन्होंने प्रमोट किया, ठीक है। उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया कि सिर्फ मेन ही एजुकेशन ले सकते हैं और वुमेन नहीं ले सकती। और यहाँ पर उनके जो अगेंस्ट कहीं ना कहीं आए वो थे एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल इस कॉन्सेप्ट में थोड़े अलग थे, क्योंकि उन्होंने मेल काउंटर पार्ट्स को ज्यादा कह सकते हैं पुश किया टूवर्ड्स एजुकेशन या फिर स्टेट चलाने के सक्षम मेल मेंबर्स को ज्यादा समझा। खैर, एरिस्टोटल को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, फिलहाल हम फोकस करते हैं प्लेटो पर। एज आई टोल्ड यू कि उन्होंने जेंडर और बर्थ पे, यानी कौन कैसी फैमिली में जन्म ले रहा है, डजेंट मैटर, ठीक है ना। क्योंकि उनका एक और एक मानना था, हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे, कि एक आइडियल स्टेट बनाने के लिए, यानी कि एक आइडियल या परफेक्ट स्टेट बनाने के लिए जो भी बच्चा पैदा हो रहा है उसको स्टेट के हवाले कर दो, राज्य के हवाले कर दो, और फिर राज्य उसका ख्याल रखेगा, उसको सक्षम बनाएगा। उस जो बच्चा है वो धीरे धीरे स्टेट के साथ बड़ा होगा, स्टेट की देखरेख में बड़ा होगा, उसके कई पड़ाव पर कुछ टेस्ट लिए जाएंगे और फिर डिसाइड होगा उनमें से कि उनका छटाव होगा कि कौन सा इंडिविजुअल फिलोसोफर किंग यानी रूल करने के सक्षम है, कौन से को ट्रेडर बनाना है, या फिर कौन से को आपको अलग सर्विसेज में, ऑक्सिलरी सर्विसेज में भेजना है, सोल्जर बनाना है, क्या करना है, सब स्टेट डिसाइड करेगा, है ना। तो स्टेट की अथॉरिटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया, पर हाँ, उन्होंने कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो प्लेटो वॉज कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट फिलोसोफर, ठीक है ना। तो अब उन्होंने सोसाइटी की 3 क्लासेस डिवाइड करी। पहले रूलर्स, जो फिलोसोफर किंग होते हैं। फिलोसोफर किंग्स नॉलेज रखते हैं, ठीक है, इनको नॉलेज होती है और ये सक्षम होते हैं राज्य को रूल करने के। उसके बाद ऑक्सिलरीज, सोल्जर्स, ठीक है ना, ये इमोशंस से ज्यादा रिलेटेड होते हैं। और फिर आते हैं प्रोड्यूसर्स यानी फार्मर्स या आर्टिसंस, जो अपने डिजायर, अपनी इच्छाओं से क्या करते हैं, इच्छाओं के द्वारा अपनी इच्छाओं को फॉलो करते हैं, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो प्लेटो ने कहा कि जस्टिस एग्जिस्ट करेगी जब हर क्लास, इनमें से रूलर्स अपना काम कर रहे हैं, सोल्जर्स अपना काम कर रहे हैं और प्रोड्यूसर्स अपना काम कर रहे हैं। तो जब हर व्यक्ति, हर क्लास का इंसान अपने रोल को प्रॉपरली निभाए, अपनी ड्यूटी को, अपने काम को प्रॉपरली करे, तो उस स्टेट में जस्टिस एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो प्लेटो के लिए न्याय का अर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, इसलिए इस पे इतना टाइम भी लगा रही हूं और आप अच्छे से समझिए इस चीज को कि प्लेटो के लिए आइडिया ऑफ जस्टिस वाज डूइंग वंस ओन वर्क, यानी जब हर व्यक्ति अपना अपना काम करे, ठीक है। उन्होंने सोसाइटी को विभाजित किया 3 क्लासेस में। पहली फिलोसोफर किंग यानी रूलर्स, जिनके पास ज्ञान होता है, जो नॉलेज रखते हैं और जो राज्य को रूल करने के लिए सक्षम माने जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं सोल्जर्स यानी ऑक्सिलरीज, जो अपने इमोशंस को आगे रख के और बहुत विगर रखते हैं, जो जीतना चाहते हैं, है ना। तो उनके लिए उनके इमोशंस जो है वो ज्यादा मैटर करते हैं। और यहाँ पर इमोशंस का मतलब वीक इमोशंस नहीं, इमोशंस का मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ठीक है ना, जो फिजिकली भी बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, इमोशनली काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको सोल्जर्स बनना चाहिए एज पर प्लेटो। उसके बाद आते हैं प्रोड्यूसर्स यानी फार्मर्स या क्राफ्ट्समैन या आर्टिसंस, जो अपने डिजायर से, अपनी इच्छाओं से प्रभावित होते हैं और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को चाहते हैं, ठीक है। तो उनका मानना है जब हर वर्ग अपना कार्य करता है वही न्याय है, ठीक है। तो आई होप, और एक ये चीज और कि जस्टिस एज एन एंड इन इटसेल्फ का ये जो कथन है, दिस ऑल्सो डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ जस्टिस विद रिस्पेक्ट टू प्लेटो। अंडरस्टूड? मूविंग फॉरवर्ड, अब फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, दार्शनिक राजा कौन है? उनका मानना है जो फिलोसोफर्स है ना, सिर्फ वही रूल कर सकते हैं, वही राज्य को चला सकते हैं। फिलोसोफर्स यानी कौन लोग? जो ज्ञान रखते हैं, ठीक है ना, जिनके पास नॉलेज हो, नॉलेज अलग अलग सब्जेक्ट्स की, इंक्लूडिंग साइंस, इंक्लूडिंग फिलोसफी, इंक्लूडिंग हिस्ट्री, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो सिर्फ फिलोसोफर्स ही हैं जो रूल करने के काबिल है,
और दे पोजेस नॉलेज ऑफ ट्रूथ्स, और उनको सच्चाई की, उनको फॉर्म्स की नॉलेज है। उनका फेमस कोट है, until philosophers are king, cities will never have rest from evils। उनका मानना था अगर पढ़े लिखे लोग, ठीक है, जो फिलोसोफर्स हैं, अगर वो किंग्स नहीं बनेंगे, जो पढ़े लिखे सक्षम लोग हैं, अगर वो राजा नहीं बनेंगे ना, तो फिर किसी भी शहर को, किसी भी राज्य को बुराइयों से कोई नहीं बचा सकता और बुराइयों का कभी अंत नहीं होगा। तो उनका मानना था कि सिर्फ पढ़े लिखे सक्षम लोग, जिनको अच्छा ज्ञान है पॉलिटिक्स का, हिस्ट्री का, राज्य का, ठीक है, वही लोग काबिल होते हैं किसी भी राज्य को चलाने के लिए, ठीक। और अगर फिलोसोफर्स, जब तक फिलोसोफर्स और पढ़े लिखे लोग राजा नहीं है, तो तब तक जो आपका स्टेट है, जो सिटी है, वो कभी भी इविल से, बुराइयों से निजात नहीं पा सकती, ठीक है ना। तो ये उनका कॉन्सेप्ट है फिलोसोफर किंग का। कहते हैं कि केवल दार्शनिक ही शासन के योग्य है, क्योंकि उन्हें सत्य का ज्ञान होता है। और उनका प्रसिद्ध कथन, उनका फेमस कोट है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनते तब तक राज्य में समस्याएं बनी रहेंगी, ठीक है ना। कोई भी सिटी जो है वो बुराइयों से, इविल से, परेशानियों से मुक्त नहीं हो सकता है, ठीक है। सो दिस वाज हिज कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसोफर किंग, एंड उनके अकॉर्डिंग फिलोसोफर किंग को ही रूलर बनना चाहिए, राजा बनना चाहिए और स्टेट को चलाना चाहिए, ठीक है। समझ में आया कि फिलोसोफर किंग कौन है? प्लेटो का ही कॉन्सेप्ट है फिलोसोफर किंग। और सिंपल सी चीज ये है, फिलोसोफर किंग वो व्यक्ति है जिसको ज्ञान हो, सत्य का ज्ञान हो, सच्चाई का ज्ञान हो, नॉलेज हो अलग अलग सब्जेक्ट्स की, जैसे साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ठीक है। और यही जो है, यही लोग होते हैं जो काबिल होते हैं किसी भी राज्य पर शासन करने के लिए, ठीक। अब उसके बाद थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। अब रूपों का सिद्धांत क्या है? अब देखो, वो बोलते हैं, प्लेटो कहते हैं कि रियलिटी जो है ना, वो दो स्तर पर है, ठीक है। देयर आर टू वर्ल्ड्स ऑफ जस्टिस, दो अलग अलग दुनियाएं हैं। सबसे पहली तो है अपीयरेंसेस की दुनिया, ठीक है, यानी जो दुनिया हम देख रहे हैं, जो हमें नजर आ रही है। और ये जो दुनिया हमें नजर आ रही है ना, ये बदल रही है, ठीक है, ये हर एस्पेक्ट में बदल रही है और ये बड़ी ही इम्परफेक्ट है, ठीक है। मतलब आप इसको कह सकते हैं, दिस इज द रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी, ठीक है। कि प्रैक्टिकलिटी में दुनिया कैसी है? दुनिया इम्परफेक्ट है, बदल रही है, समय के साथ साथ बदलती है ना, लोग बदलते हैं, लोगों की विचारधाराएं बदलती है। तो वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस मतलब जो हमारी अपीयरेंसेस में आ रहा है, जो हमारी इंद्रियां जिसको फील कर पा रही हैं, है ना, जो हमारी नजरें जिस दुनिया को देख रही है, वो है वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस, जहां पर लोग कैसे हैं? मटीरियलिस्टिक भी है, ठीक। और फिर दूसरी जो दुनिया है वो है वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स एंड आइडियाज, यानी कि विचारों का जगत, ठीक है। यानी जहां पर सत्य प्रिवेल करता हो, जहां पर आइडियाज, जहां पर आपकी गहरी सोच जो है वो मैटर ज्यादा करती हो। और जो ये वाली दुनिया है, ये कैसी है? ये अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है, एटर्नल है, कभी मरने वाली नहीं है, कभी बदलने वाली नहीं है और परफेक्ट है। तो एक तो हो गया ग्राउंड रियलिटी और एक हो गया आइडियल स्टेट। आइडियल भी नहीं कह सकते इसको, आइडियल वुड बी द रॉन्ग वर्ड, पर वी कैन यूज दिस वर्ड यूटोपिया। अगर आपने ये वर्ड कहीं सुना है तो वी कैन से इट एज यूटोपिया। और प्लेटो चाहते थे कि एक यूटोपियन सिटी स्टेट हो, ठीक है। यूटोपिया का मतलब होता है एक ऐसी परफेक्ट दुनिया जहां पर हर इंसान अपना काम कर रहा है, कोई बुराई नहीं है, मतलब एक बहुत ही इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। मतलब ये इतनी परफेक्ट दुनिया होती है, यूटोपिया जो होता है ना, एक परफेक्ट वर्ल्ड को कहा जाता है बेटा, ठीक है। यूटोपिया मीन्स अ परफेक्ट वर्ल्ड, जो बिल्कुल एकदम क्राइम फ्री है, जस्टिस है, सब लोग बड़े शांति से रह रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है और बड़े अच्छे से जो है राज्य काम कर रहा है, वो है यूटोपिया। और यूटोपिया का जो एक कॉन्सेप्ट रखते थे वो है प्लेटो, क्योंकि प्लेटो जो है वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में या वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में ज्यादा विश्वास रखते थे, ठीक है ना। तो अब जैसे ये एग्जाम्पल है यहाँ पर कि मेनी चेयर्स एग्जिस्ट बट द आइडिया ऑफ चेयर इज एटर्नल। तो फॉर्म्स का आइडिया क्या है कि इन्होंने एक कुर्सी के माध्यम से दिया है कि बहुत सारी कुर्सियां एग्जिस्ट करेंगी, कुर्सियां तो है, वो है अपीयरेंस, है ना, हम देख पा रहे हैं कुर्सी, लेकिन इस कुर्सी का आइडिया कि एक कुर्सी होनी चाहिए जहां पर एक व्यक्ति कंफर्टेबली बैठ सके, ये जो विचार है ना, ये एटर्नल है, ठीक है। अब चेयर का एग्जाम्पल जैसे उन्होंने दिया,
तो चेयर तो बहुत तरीकों की हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, बहुत सारे रंग की हो सकती है ना, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स एंड शेप्स की हो सकती है, अलग अलग मटेरियल्स की बनी हो सकती है। लेकिन ये जो विचार है ना कि एक चेयर होनी चाहिए, एक आइडिया है जो चेयर का, और ये आइडिया क्या है कि इंसान उस पर बैठे, एक कंफर्ट प्रोवाइड करे इंसान को। तो ये जो विचार है ना ये आइडियल है, ठीक है, ये क्या है, आइडियल है। तो ये है उनका वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, जहां पर अपीयरेंसेस मैटर नहीं करती, बल्कि क्या मैटर करता है, विचार, आइडिया, ठीक है ना। तो ये उनका थ्योरी ऑफ फॉर्म्स था। उन्होंने रियलिटी को डिवाइड करा दो भागों में, दो वर्ल्ड्स में। पहला वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस जो बदलता रहेगा और इम्परफेक्ट है बहुत ज्यादा। दूसरा है वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स या फिर आइडियाज जो कि एटर्नल है और परफेक्ट है, ठीक है ना। देन लेट अस मूव फॉरवर्ड। ट्रिपार्टाइट थ्योरी ऑफ सोल, आत्मा की त्रिभाजित सिद्धांत। अब ये क्या है, देखो उन्होंने बोला कि जो एक व्यक्ति है ना उसके तीन, आप व्यक्ति की भी नहीं, आप कह सकते हो कि देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सोल, ठीक है, 3 अलग अलग, अब यहाँ पे लिखा हुआ भी है, विजडम, करेज एंड डिजायर्स। तो उन्होंने डिवाइड करा ह्यूमन नेचर को 3 टाइप्स में, ठीक है, टाइप्स में नहीं, बेसिकली 3 रीजन्स में। तो उसमें क्या है कि भाई ह्यूमन का जो बिहेवियर है ना वो 3 मेन सोर्सेस से निकल कर आता है। यहां पर लिख देते हैं, आप ऐड ऑन कर लेना, दैट ह्यूमन बिहेवियर flows from 3 मेन सोर्सेस। पहला है रीजन, ठीक है, दैट इज योर नॉलेज, नॉलेज या फिर अब यहां पर लिखा है, ये तो आई डोंट थिंक आई नीड टू राइट इट, बुद्धि, ठीक है ना, विजडम। उसके बाद आपका स्पिरिट, ये होते हैं आपके इमोशंस, ठीक, और अगेन इमोशंस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्गर इमोशंस, ठीक है, जैसे साहस यहां पर लिखा है, तो इट इज रिलेटेड टू योर करेज। एंड देन एपेटाइट, एपेटाइट आपकी इच्छाएं, आपके डिजायर्स, ठीक है। तो जो ट्रिपार्टाइट थ्योरी ऑफ सोल है प्लेटो की, वो कहती है कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो 3 सोर्सेस से निकल करके आता है। जो एक इंसान का जो नेचुरल बिहेवियर है ना, कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो उसके 3 सोर्सेज हैं। पहला, वो व्यक्ति अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, अपनी नॉलेज के अनुसार जो है वो अपना रहन सहन रखेगा, तो वो हो गया रीजन, ठीक है, रीजन यानी विजडम या फिर इंटेलेक्ट। देन दूसरा है स्पिरिट या फिर इमोशन, करेज, ठीक है, दिस रिलेट्स टू करेज या फिर साहस। एंड तीसरा है एपेटाइट यानी डिजायर्स यानी इच्छाएं, जो कि हमें ड्राइव करती है टुवर्ड्स मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है पैसा कमाना या फिर अपनी इच्छाओं को पूरा करना, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि इंडिविजुअल के अंदर जस्टिस कब रहेगी, जब वो इन तीनों पार्ट्स में ना एक हार्मनी कायम कर लेगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि व्यक्ति में न्याय कब बनेगा, जब आत्मा के तीनों भागों में संतुलन बनेगा। तो बेसिकली ये जो ह्यूमन बिहेवियर है ना वो है कि भाई इंसान के अंदर जो उसका पार्ट्स है बेसिकली वो 3 उसमें डिवाइडेड हैं, और इंसान की जो सोल है उसमें 3 अलग अलग सोर्सेज हैं, और जब इन तीनों सोर्सेज में एक संतुलन बनेगा तो इंसान जो है वो खुद में जो है जस्टिस फील कर पाएगा, ठीक है। ये उनका एक मेन आइडिया था। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? चलो, एंड उनके लिए सबसे ज्यादा सक्षम और एक राज्य को चलाने के लिए कौन है, अ पर्सन विद नॉलेज, ठीक है ना। आई होप इट इज क्लियर आपको, इस चीज में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो, अच्छा, अब यहां पर ना एक चीज को मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी। पहले इसको जो कॉन्सेप्ट है ना ये ट्रिपार्टाइट स्टोरी का, इसको एक बार हम दोबारा से एक बार अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ये तो उन्होंने पार्ट्स बता दिए, ठीक है, और यहां पर बता दिया फंक्शन, एंड
या फिर हम इसको यहीं पर समझ लेते हैं, ये जो फंक्शन है ना, ये रिलेट करता है स्टेट से, और ये जो पार्ट है ये रिलेट करता है एक इंडिविजुअल से। ठीक है, तो कहने का मतलब प्लेटो के अकॉर्डिंग एक इंसान के बिहेवियर जो है ना, किसी भी व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो 3 मेन सोर्सेस से फ्लो करता है। उसके 3 मेन बॉडी पार्ट्स है, जैसे कि पहला है रीजन, उसके पास कितना ज्ञान है, और जो ज्ञान है वो स्टेट के लिए क्या काम करेगा, विजडम का काम करेगा, ज्ञान का, नॉलेज का काम करेगा, इंटेलेक्ट का काम करेगा। ठीक है, तो ये रिलेटेड टू स्टेट है। फिर इंसान का जो बॉडी का दूसरा पार्ट आ जाता है, ह्यूमन नेचर का जो दूसरा पार्ट है वो है इमोशंस। अब जो इमोशंस है, एक व्यक्ति के जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं वो स्टेट को क्या करेंगी, एनकरेज करेंगी, साहस देंगी। ठीक है, एंड देन जो इंसान के ह्यूमन नेचर का तीसरा पार्ट है जो कि है उसकी एपेटाइट, उसकी इच्छाएं, वो स्टेट के लिए एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को लेकर के आएंगी। ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। तो ये है टेम्परेंस। स्टेट फंक्शन हम इसका क्या लिख सकते हैं, टेम्परेंस, जहां पर मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड या अर्निंग मनी इज इंपॉर्टेंट। अब जब विजडम की बात करी तो ये विजडम लेने वाले जो लोग होंगे वो होंगे फिलोसोफर्स। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी मेक सर्टेन स्पेस हियर, या फिर विल डू वन थिंग, हम इसको एक अलग ही स्लाइड पर दोबारा लिख लेते हैं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट अस राइट इट इन अनदर स्लाइड वेरी क्लियरली। देखो ये सारे टॉपिक्स हमने अभी पढ़ने हैं। ठीक है, हाँ, तो यहां पर हम लिख लेते हैं प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस। यहां पर हम सोशल क्लास का भी एक कॉलम बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम व्यक्ति के बॉडी पार्ट्स का जो डोमिनेंट ट्रेट है जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, उसको लिखेंगे डोमिनेंट ट्रेट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन सोल लिख लेते हैं क्योंकि इसको थ्योरी ऑफ सोल भी कहा जाता है ना, तो वो लिख लेते हैं। एंड फिर जो बेनिफिट कर रही है स्टेट को, यानी बिफिटिंग वैल्यू, जो स्टेट के नजर में फिट बैठती है। ठीक है, एज पर दिस बिफिटिंग वर्च्यू, दिस इज फॉर द स्टेट। ठीक है, तो फर्स्ट अप सोशल क्लास ऑफ फिलोसोफर्स। ठीक है, अभी फिलोसोफर्स होते हैं जो राजा बनने के सक्षम होते हैं, रूल करने के सक्षम होते हैं। ठीक है, रूलर लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ किंग, मतलब किंग की जगह, नॉट इन टर्म्स ऑफ, बट इन प्लेस ऑफ किंग वी कैन राइट रूलर। ठीक है, रूलर एक ज्यादा एप्ट टर्म है मेरे हिसाब से। देन यहां पर जो डोमिनेंट ट्रेट है वो है आपका नॉलेज। ठीक, जो हमने वहां पर लिखा था एज रीजन, तर्क, है ना। एंड इसका जो बिफिटिंग स्टेट को जो इसका जो फायदा मिलेगा वो होगा विजडम, यानी ज्ञान या फिर इंटेलेक्ट। उसके बाद आता है सोल्जर्स। सोल्जर्स, इनकी जो ह्यूमन जो ट्रेट होता है वो होता है इमोशन। ठीक है, जिससे जो बेफिटिंग वैल्यूज के साथ जो लगाई जाती है वो है साहस। ठीक है, करेज की। उसके बाद जो तीसरा है वो आता है आपका ट्रेडर्स या क्राफ्ट्समैन। अब इनका जो वैल्यू होता है वो होता है एपेटाइट, इनकी भूख, है ना। एपेटाइट का मतलब तो भूख ही होता है ना, एपेटाइट यानी इनकी इच्छा। और ये प्रोवाइड करते हैं स्टेट के लिए टेम्परेंस या फिर मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। ठीक है, तो दिस इज प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस इन अ नटशेल, कि उन्होंने इंसान के जो ह्यूमन है उनका जो डोमिनेंट ट्रेट है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा और बोला कि जब हर व्यक्ति अपने अपने हिस्से का काम ठीक तरह से कर रहा है तो फिर उस स्टेट में जस्टिस है। ठीक है, या फिर इंसान के, व्यक्ति के अपने अंदर भी जस्टिस
तब बन सकती है जब एक व्यक्ति इन तीनों ट्रेट्स में एक संतुलन कायम करता है। ठीक है, सो इज इट क्लियर? आई होप ये थ्योरी ऑफ जस्टिस को मैंने एक्सप्लेन करने में इतना टाइम इसीलिए लगाया क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तरह से यही थी। ठीक है ना, तो वी आर डन विद दिस थ्योरी ऑफ जस्टिस बाय प्लेटो। अब आगे चलते हैं, आइडियल स्टेट। अब उनके लिए एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए? देखो मैंने जैसे आपको बताया था कि प्लेटो के लिए जस्टिस एक सेंट्रल आइडिया है ना, जस्टिस इज अ सेंट्रल आइडिया। और ये अपनी रिपब्लिक में भी इसी चीज की बात करते हैं कि भाई स्टेट का या किसी भी राज्य का जो प्राइमरी मकसद है ना वो है जस्टिस। ठीक है, और जस्टिस उनके लिए क्या है, हम अभी पढ़ ही चुके हैं कि भाई तीनों क्लासेस में एक बैलेंस मेंटेन होना। ठीक, अब आइडियल स्टेट जो है उनके लिए वो है कम्युनिज्म फॉर गार्जियन क्लास, यानी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो फैमिली। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो कम्युनिज्म का वर्ड का यूज हुआ है ना, ये आज के कम्युनिज्म नहीं है। ठीक है, ये वो वाला कम्युनिज्म नहीं है जो मार्क्स ने दिया था। ठीक है, तो ये दिस इज नॉट दैट कम्युनिज्म। यहाँ पर कम्युनिज्म, मैं इसी को कंटिन्यू कर रही हूँ नीचे, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी एंड वाइफ्स। याद रखिएगा ये टर्म। तो ये आइडियल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, प्लेटो ने कहा कि पहली चीज तो यही है कि भाई स्टेट का एक प्राइमरी जो काम होना चाहिए, जो एक आइडियल स्टेट होगी वहां पर जस्टिस होनी चाहिए। और एक आइडियल स्टेट में जस्टिस कब होगी? जब इन तीनों पार्ट्स में एक हार्मनी होगी, यानी हर व्यक्ति अपना अपना काम ठीक से करेगा, जैसे हमने यहाँ पर अभी पढ़ा था, है ना, कि जस्टिस है डूइंग वंस ओन वर्क। जब हर व्यक्ति अपने करने का काम कर रहा है तो उसको जस्टिस कहेंगे। ठीक है, तो आइडियल स्टेट का पहला कॉन्सेप्ट तो यही हो गया कि जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कम्युनिज्म फॉर गार्जियन क्लास। गार्जियन क्लास यानी वो लोग जो राज्य की रक्षा करते हैं, जो राज्य के गार्जियंस हैं। ठीक है ना, तो शासक वर्ग, ठीक है, शासक वर्ग को जो यानी रूल कर रहे हैं उस वर्ग को गार्जियन क्लास कहा है यहाँ पर। और उन्होंने बोला कम्युनिज्म होना चाहिए, यानी डिटैचमेंट होना चाहिए प्रॉपर्टीज एंड वाइफ्स के। तो वो कहते हैं कि जो भी ये फिलोसोफर किंग्स होंगे ना, जो ये फिलोसोफर किंग्स होंगे, इनके पास ना तो अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं रखेंगे अपनी। ठीक है, और ना ही इनकी कोई पर्सनल अपनी अपनी फैमिली होगी। ठीक है, ये कंप्लीटली किसको अपने आप को सौंपेंगे? स्टेट को सौंप देंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये कहते हैं कि अगर फिलोसोफर किंग के पास वेल्थ हुई या फिर उनकी वाइफ्स हुई, फैमिली, तो वो क्या करेंगे? वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब उनका एक तरह से कहना ये है कि वो फिर अपना फंक्शन को फुलफिल नहीं कर पाएंगे और राज्य को अच्छी तरह से रूल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए फिलोसोफर किंग का जो है एक ये कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइफ्स का फॉलो करना इंपॉर्टेंट है कि ना तो उनके पास पर्सनल प्रॉपर्टी हो और ना ही पर्सनल फैमिली हो। ठीक है, हालांकि उन्होंने जो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन भी दिया, तो वहां पर उन्होंने कहा कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेगा तो वो स्टेट को सौंप दिया जाएगा और ना तो पेरेंट्स को बच्चे से अटैचमेंट होगा, ना बच्चों को पेरेंट्स से अटैचमेंट होगा, और फिर एक स्टेट को हम आइडियल बना सकते हैं। जैसे कि इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया एक कॉमन मैरिज का। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लेटो ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया था बिटवीन मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो उनके एकेडमी में मेल भी फिलोसोफर किंग बन सकते थे और फीमेल्स भी फिलोसोफर किंग्स बन सकती थी। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कॉमन मैरिज का। ठीक है, कि एक ही कॉमन मैरिज हो, किसी को ये नहीं पता है कि किसकी कौन सी वाइफ है ना, एंड जो बच्चे जन्म लेंगे उनको भी ये नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली उनके पेरेंट्स कौन है। ठीक है, और ना पेरेंट्स को पता होगा कि उनका बच्चा कौन सा वाला है। तो आप समझ रहे हो कि एक कम्युनिज्म है इस चीज में कि भाई एक मिली जुली प्रॉपर्टी है सबकी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट इन टर्म्स ऑफ कम्युनिज्म? अब आज का जो आइडिया है, जो मार्क्स ने कम्युनिज्म दिया था, वो तो इकोनॉमिक टर्म्स पर दिया था, है ना, लेकिन जो प्लेटो का कम्युनिज्म है वो है कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइफ्स, यानी कि ना तो फिलोसोफर किंग्स की अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी हो सकती है और ना ही कोई पर्सनल फैमिली हो सकती है। यानी जो फिलोसोफर किंग्स या जो मेल एंड फीमेल है, बेसिकली they will get into a common marriage and they will have kids, और उनके जैसे ही kids born होंगे they will be taken by the state।
और फिर स्टेट उनको अपने साथ रख करके उनको जैसे स्टार्टिंग के वो कहते हैं कि स्टार्टिंग के 10 ईयर्स जो है एक बच्चे का जो है सिर्फ फिजिकल उस पर और हेल्थ पर फोकस किया जाएगा। उसके बाद उसको 4 साल 14-15 साल की उम्र तक उसको म्यूजिक सिखाया जाएगा, स्पिरिचुअलिटी सिखाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसको 20 साल की उम्र तक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, मोरालिटी सिखाई जाएगी। फिर 30 साल की उम्र में उनका जाकर एक टेस्ट होगा जिससे ये पता चलेगा कि वो फिलोसोफर किंग बनने के लायक है या नहीं। तो बेसिकली उनका मानना है कंप्लीट डिटैचमेंट। कंप्लीट डिटैचमेंट विद व्हाट? डिटैचमेंट किससे? प्रॉपर्टी से और फैमिली से, ठीक है ना। तो तब जब फिलोसोफर किंग्स जो है जो इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, जो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं फैमिली से, तो फिर वो जो लोग हैं वो राज्य को बहुत अच्छी तरीके से रूल कर पाएंगे, ठीक है ना। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट ऑफ अकॉर्डिंग टू प्लेटो कि भाई एक तो वो न्याय पर आधारित होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन पर आधारित होना चाहिए, यानी हर वर्ग का इंसान, जस्ट अ सेकेंड, यस, तो हर वर्ग का इंसान क्या करे? कार्य विभाजन पर आधारित, यानी जब इंसान हर व्यक्ति जब अपने करने का काम करता रहेगा तो जस्टिस तो अपने आप कायम रहेगी, ये चीज हो गई। उसके बाद उन्होंने कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइफ्स का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, कि जो फिलोसोफर किंग्स हैं, जो राजा हैं या फिर जो रूल करने के योग्य हैं, ऐसे जो लोग हैं जो फिलोसोफर किंग्स हैं, उनकी ना तो कोई पर्सनल प्रॉपर्टी होगी और ना ही उनकी कोई पर्सनल फैमिली होगी, ठीक है ना। ये चीज कही थी प्लेटो ने इन टर्म्स ऑफ आइडियल स्टेट। आगे चलते हैं थ्योरी ऑफ एजुकेशन। अब थ्योरी ऑफ एजुकेशन यानी उनका शिक्षा का सिद्धांत जो है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि एज सून एज द चाइल्ड विल born, he or she will be taken by the state। यानी जो पेरेंट्स है, जो स्टेट है, वो बच्चों को, मतलब पेरेंट्स को जो है अपने बच्चों को स्टेट को सौंपना होगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना कॉमन मैरिज का, देखो एक चीज क्लियर कर दूं मैं आपको, ये जो कॉन्सेप्ट है ना कॉमन मैरिज का, ये फिलोसोफर किंग्स के लिए है, ठीक है, फिलोसोफर जो फीमेल्स हैं उनके लिए है। लेकिन जो बाकी जो वर्क के लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो क्राफ्ट्समैन हैं, उनको भी यही चीज फॉलो करनी थी कि जैसे ही उनका, मतलब ये बेसिकली एक आइडियल कॉन्सेप्ट था जो प्लेटो ने दिया था कि व्हेनेवर अ चाइल्ड इज बॉर्न दैट चाइल्ड शुड बी गिवन टू द स्टेट। और फिर वो बच्चा जो है वो राज्य की देखरेख में बड़ा होगा, राज्य के लिए अच्छा काम करेगा, और फिर उसकी जो एक शिक्षा एक जो फॉलो होगी उससे पता चलेगा कि कोई एक बच्चा किस चीज को परस्यू करेगा, क्या वो आर्टिसन बनेगा या फिर वो क्या चीज बनेगा, ठीक है। समझ में आया आपको इस चीज का जो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक। चलो तो फिर अब इस चीज को समझ लेते हैं हम। एजुकेशन स्टेट कंट्रोल होगी एज आई टोल्ड यू, ठीक है ना। जो राज्य है वही ख्याल रखेगा, हर एक बच्चे की एजुकेशन जो है वो स्टेट का एक फर्ज होगा। क्या पर्पस है उनका? टू प्रोड्यूस फिलोसोफर किंग्स, कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा फिलोसोफर किंग्स या शिक्षित लोग, नॉलेजेबल लोग जो है वो बना पाए। क्या क्या स्टेजेस है? फिजिकल स्टेज है, मॉरल स्टेज है, इंटेलेक्चुअल स्टेज है, एंड देन देयर इज अ स्टेज ऑफ डायलेक्टिक्स। अब देखो इसको समझ लेते हैं पहले। फिजिकल स्टेज में उन्होंने बोला कि पहले से लेके, मतलब फ्रॉम 1 ईयर या फिर 0 से कह लो, जब से बच्चा पैदा हुआ है, टिल द एज ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है, 10 साल तक उस बच्चे को फिजिकल एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, 10 साल तक उस बच्चे को क्या मिलेगी? फिजिकल एजुकेशन मिलेगी। मतलब जो 10 साल के बच्चों तक के लिए स्कूल होगा, वहां पर एक जिम्नाजियम होगा, एक प्लेग्राउंड होगा, और जो उनका मेन करिकुलम होगा ना वो होगा स्पोर्ट्स, बच्चों की फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद 11 साल की उम्र से लेके 15 साल की उम्र तक सभी बच्चों को म्यूजिक में ट्रेन किया जाए। 11 से, जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा नीटली लिखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 11 से 15 साल तक स्टूडेंट्स विल बी ट्रेन इन म्यूजिक, और उनको स्पिरिचुअलिटी का एक
कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, एक अभाव दिया जाएगा जहां पर बच्चे जो है वो स्पिरिचुअली कनेक्ट होंगे फिजिकल टफनेस के साथ साथ, क्योंकि 10 साल तक तो बच्चों को फिजिकल टफनेस दी गई। अब उसके आगे के 4 साल बच्चा क्या करेगा, 4-5 साल वो म्यूजिक और स्पिरिचुअलिटी को उसमें डेल्व होगा, ठीक है ना, वो सारी चीजें वो सीखेगा। और म्यूजिक की ट्रेनिंग के साथ साथ, म्यूजिक और स्पिरिचुअलिटी सीखने के साथ साथ वो बच्चा जो है उसको फेमिलियर किया जाएगा मैथमेटिक्स से, हिस्ट्री से एंड साइंस से, ठीक है। और ये जो मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, साइंस है ना, ये पढ़ाया नहीं जाएगा, ये भी म्यूजिकल फॉर्म में ही बच्चे को सिखाया जाएगा। बस बच्चे को यहाँ पर मैथ, साइंस, हिस्ट्री पढ़ानी नहीं है, सिर्फ उसको फेमिलियर करना है। जैसे हम बच्चों को काउंटिंग सिखाते हैं ना गाकर, ताकि बच्चों को काउंटिंग पता चल जाए, ठीक है। तो उसी तरह से बच्चों को म्यूजिक के माध्यम से मैथ्स, हिस्ट्री और साइंस का एक परिचय दिया जाए, उनको एक इंट्रोडक्शन दिया जाए उस चीज का, ठीक है। ये समझ में आया आपको, ताकि बच्चे गाते गाते, एंजॉय करते करते चीजों को सीख जाए, ठीक है ना। उसके बाद 16 साल की उम्र से लेकर 20 साल की उम्र तक, 16 से 20 साल की उम्र तक सभी बच्चे मॉरल एजुकेशन रिसीव करेंगे, ठीक है ना। फिर 20 साल की उम्र में जब एक बच्चा 20 साल का हो जाएगा तो फिर उसका पहला हाई लेवल एग्जामिनेशन होगा। सब पहला हाई लेवल एग्जाम जो बच्चा देगा वो देगा 20 साल की उम्र में, ठीक है ना। और इसमें बच्चे को टेस्ट किया जाएगा, और जो लोग इसमें फेल हो जाएंगे, जो बच्चे इसमें फेल हो जाएंगे, उनको पीजेंट्स, मैकेनिक्स या फिर बाकी ट्रेडर्स वगैरह के काम के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। तो जो इस हाई लेवल एग्जाम में फेल हो गया वो क्या बनेंगे, ट्रेडर्स बनेंगे, पीजेंट्स बनेंगे, कर्मचारी वगैरह ये सारे बनेंगे। और जो कुछ बच्चे जो सक्सेसफुल होंगे, फिर उनको, जो इससे सक्सेसफुल हो गए, फिर उनको एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी, फिजिकल, मेंटल, मॉरल ट्रेनिंग, ठीक है ना, ये सारी चीज होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, 21 से लेकर टिल द एज ऑफ 30 ईयर्स, 21 से 30 ईयर्स तक जो बच्चे इस एग्जाम में पास हो गए, तो 21 से लेकर फिर आगे 10 साल उनकी बहुत एडवांस ट्रेनिंग चलेगी, वहाँ मॉरल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग और एजुकेशनल ट्रेनिंग, उनको सभी चीज़ को पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आई थिंक 31 टिल द ईयर ऑफ 35 उनको जो है एक फिलॉसफी वगैरह सिखाई जाएगी, ठीक है। और ये जो पहले टेस्ट हुआ 20 साल की उम्र में, फिर 30 साल की उम्र में भी एक एग्जाम होगा, ठीक है ना। और फिर जब वो एग्जाम होगा तो जो बच्चे इस एग्जाम में फेल हो जाएंगे उनको बेसिकली आर्मी और नेवी में भेजा जाएगा। तो जो 20 साल की उम्र में फेल हुआ उसको क्या बनाया जाएगा, पीजेंट या मैकेनिक या ट्रेडर, ऐसा कुछ, ठीक है। जो 30 साल वाले एग्जाम में फेल होगा उनको आर्मी में भेजा जाएगा या फिर नेवी में भेजा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो बहुत कम बच्चे जो अब सक्सेसफुल होंगे, 30 बच्चे तो नहीं, खैर जो लोग सक्सेसफुल होंगे उनको फिलॉसफी सिखाई जाएगी 31 से 35 ईयर्स तक। क्या सिखाई जाएगी, फिलॉसफी, क्योंकि उन्हें अल्टीमेटली क्या बनना है, उन्हें क्या बनाने हैं, फिलोसोफर किंग्स बनाने हैं, इजंट इट। तो उसके बाद क्या होगा, फाइनल एग्जाम होगा, और फिर जो सक्सेसफुल होगा, ये 35 ईयर्स के एग्जाम में जो सक्सेसफुल होगा वो रैंक ऑफ ऑक्सिलरीज ज्वाइन करेगा, यानी फिलोसोफर किंग्स की रैंक को ज्वाइन करेगा। तो ये है पूरा का पूरा एजुकेशन थ्योरी अकॉर्डिंग टू प्लेटो। काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो, लेकिन इट इज व्हाट इट इज। तो प्लेटो का मानना था कि एक जो बच्चा जैसे ही पैदा हो रहा है उसको स्टेट संभालेगा, उसकी एजुकेशन जो है वो पूरा का पूरा स्टेट का जिम्मा होगा। तो बच्चे की एजुकेशन सिस्टम क्या ऐसी होगी, बेसिकली मैंने इसको आपको काफी डिटेल में बता दिया है। इफ यू वांट टू रिमेंबर डेफिनेटली यू कैन, पर आपको स्टेजेस पता होने चाहिए कि पहले 10 साल में बच्चों को सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन दी जाए, उसे सिर्फ स्पोर्ट्स सिखाया जाए, स्कूल्स में प्लेग्राउंड या जिम्नाजियम ऐसा कुछ हो कि बच्चा फिजिकली पहले 10 साल में स्ट्रांग बन जाए। फिर
11 से 15 साल की उम्र तक उसको म्यूजिक और स्पिरिचुअलिटी के थ्रू फेमिलियर कराया जाएगा मैथ्स, हिस्ट्री, साइंस जैसे सब्जेक्ट से, ताकि एक बच्चा गाते गाते काफी सारी चीजों से फेमिलियर हो जाए और सीख जाए, ठीक है, और एंजॉय भी कर सके लर्निंग प्रोसेस को। फिर उन्होंने कहा कि 16 से 20 साल की उम्र में मॉरल एजुकेशन दी जाएगी बच्चों को, और 20 साल की उम्र में पहला टेस्ट होगा जो हाई लेवल एग्जाम होगा, उसमें जो लोग सक्सेसफुल हो गए फिर उनको एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, और जो लोग फेल हो गए उनको पीजेंट्स, मैकेनिक या फिर ट्रेडर्स के काम के लिए रखा जाएगा। फिर 21 से 30 साल की उम्र तक फिर से जो ये एडवांस ट्रेनिंग चलती है, ठीक है, जहां पर फिर से फिलोसफी, फिजिकल ट्रेनिंग, सब कुछ एक तरह से पूरा एक सिस्टम दोबारा से चलाया जाता है। 30 साल की उम्र में फिर से एक एग्जाम होगा, और जो लोग इस एग्जाम में फेल हो गए वो आर्मी और नेवी में भेजे जाएंगे, एंड जो सक्सेसफुल हो गए फिर अगले 5 साल उनको फिलोसफी पढ़ाई जाएगी, और फिर एक हाई लेवल एग्जाम होगा एट द एज ऑफ 35, और जो लोग इसमें पास हो गए वो ऑक्सिलरीज की रैंक को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज इन क्रक्स द एजुकेशनल थ्योरी ऑफ प्लेटो। आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। चलो अब आगे चलते हैं थ्योरी ऑफ डीजेनरेशन। देखो, राज्य के पतन के लिए ना ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये सिर्फ एक क्रोनोलॉजी है, ठीक है, फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट की। बेस्ट टू वर्स्ट कैसे? अब उन्होंने कहा कि एरिस्टोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एरिस्टोक्रेसी का क्या होता है? एरिस्टोक्रेसी वो होता है बेटा जहां पर जो रूलर्स होते हैं ना, रूलर्स कौन है? नॉलेजेबल लोग हैं। जस्ट अ मिनट यार, स्पेलिंग ही गलत लिख दी मैंने यहाँ पे। रूलर्स आर ठीक है, तो रूलर्स क्या है? एरिस्टोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पर बहुत पढ़े लिखे शिक्षित लोग राज्य को रूल करने का काम करते हैं, ठीक है, वो होता है एरिस्टोक्रेसी, और ये प्लेटो के अकॉर्डिंग बेस्ट फॉर्म है। अब अगर इससे नीचे जाना है तो डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक प्लेटो और एरिस्टोटल की दी गई एक एरिस्टोटल की दी हुई एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है ना, जहां पर लोग जो है आपस में एक दूसरे से आई थिंक मिलजुल करके जो है काम करते हैं। बेसिकली सेकंड बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने कही। अगेन यहाँ पर भी फिलोसफर किंग्स का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन पीपल आर मोर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। उसके बाद आती है ओलिगार्की। ओलिगार्की फॉर्म, ये वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पर कुछ वेल्दी ग्रुप ऑफ पीपल रूल करता है, यानी कुछ लोग सिर्फ, जैसे आप समझ लो कि इंडिया में एक कैबिनेट है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस हियर। तो ओलिगार्की एक वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर सिर्फ कुछ वेल्दी लोग जो है वो रूल करता है पूरे के पूरे देश को, ठीक है, एक छोटा सा ग्रुप है। जैसे इंडिया में अगर हम कहें कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं सिर्फ वो रूल करें और जो वो चाहे वो चीज हो, तो वो होती है ओलिगार्की, जहां पर एक देश के कुछ फ्यू रिच वेल्दी पीपल दे रूल द एंटायर नेशन, वो होता है ओलिगार्की। फिर उसके बाद फोर्थ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने बताया डेमोक्रेसी, जहां पर सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबको इक्वल राइट्स दिए गए हैं अपनी सरकार चुनने का। एंड वर्स्ट फॉर्म इज टायरनी, यानी तानाशाही। तो टायरनी यानी तानाशाही उनके लिए वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। तो ये क्रोनोलॉजी आप याद रख सकते हो कि राज्य के पतन या फिर ऑर्डर ऑफ डिक्लाइन, कि कोई राज्य जो है, कोई स्टेट जो है, वो कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेस्ट होगी और कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वर्स्ट होगी, ठीक है। उसके बाद अब पढ़ लेते हैं आलोचना। कोई भी थिंकर है, जब कोई भी इंसान अपने विचारों को व्यक्त करता है ना, तो उसकी आलोचना तो बेटा डेफिनेटली होती ही होती है, ठीक है ना। तो अब प्लेटो की आलोचना करने वाले कौन लोग थे, किस बेसिस पर उनकी आलोचना की गई? देखो, पहला तो है कि टू आइडियलिस्टिक, यानी इतना ज्यादा आदर्शवादी कि ये अनरियल है। ऐसा होना कि जितने भी नए बच्चे पैदा हो रहे हैं सबको स्टेट संभाले, सबकी एजुकेशन स्टेट दे, ठीक है, या फिर एक कॉन्सेप्ट ऑफ ये कॉमन मैरिज, या जो कॉन्सेप्ट है कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइफ, ये काफी ज्यादा आइडियलिस्टिक है, आदर्शवादी है। दिस डज नॉट सीम रियल, ठीक है, तो बड़ा ही इम्प्रैक्टिकल सी थ्योरी कही गई कि बड़ा ही इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो ये चीज कही गई। पहला क्रिटिसिज्म तो यही हुआ कि बहुत ज्यादा आदर्शवादी है ना, क्योंकि प्लेटो खुद भी एक आइडियलिस्ट थे, ठीक, तो वो चीज
उसके बाद इनको एंटी डेमोक्रेटिक बताया गया क्योंकि इन्होंने सारा का सारा जोर किस पर दिया, फिलोसोफर किंग पर। तो जो आइडियलिस्ट हैं, सॉरी जो क्रिटिक्स हैं, उनके प्लेटो के जो क्रिटिक्स हैं, तो वो ये कहते हैं कि अगर जो सिस्टम हम प्लेटो का फॉलो करें तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई व्यक्ति बाद में जो है चीज़ों को सीख जाए, क्योंकि देर इज ऑब्वियसली हर व्यक्ति अलग अलग है ना, इन टर्म्स ऑफ हिज मेंटालिटी, इन टर्म्स ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग। तो वो कहते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है या फिर जो जस्टिस का भी सिस्टम है, उन्होंने क्लासेस डिवाइड कर दी हैं। तो अब अगर कोई व्यक्ति एडवांस होना भी चाहे या इम्प्रूव करना भी चाहे तो वो नहीं कर सकता। अब फॉर एग्जाम्पल जो व्यक्ति 20 साल की उम्र में फेल हो गया, वो एक टेस्ट में अगर फेल हो गया तो आप तो उसको रेस से ही बाहर कर रहे हो ना। वो अगर इंप्रूवमेंट करना भी चाहे तो वो नेवी में या आर्मी को ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उसको कैटेगराइज कर दिया है कि भाई तुम तो एक ट्रेडर या मर्चेंट या पीजेंट ही बनोगे। तो इसलिए उन्होंने एंटी डेमोक्रेटिक कहा, क्योंकि उन्होंने प्लेटो ने सारा का सारा जोर फिलोसफर किंग पर दिया, ठीक है, और इंडिविजुअल फ्रीडम को इग्नोर करा, क्योंकि उन्होंने फिलोसफर किंग की लाइफ इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट चाहिए कि फिलोसफर किंग दुनिया के हर डिस्ट्रैक्शन से, हर प्लेजर से अपने आप को अलग रखे और सिर्फ राज्य को अच्छा बनाने में फोकस करे, ठीक है। तो ये 3 क्रिटिसिज्म उनके किए गए। अब कुछ थिंकर्स हैं जिन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। क्रिटिक्स में यानी प्लेटो की आलोचना करने वाले थिंकर्स, 3 थिंकर्स जो हैं वो मेन है, नाम याद आप रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले है कार्ल पॉपर, उसके बाद आते हैं बर्ट्रैंड ब्रुसेल्स, बर्ट्रैंड रसेल्स, ठीक। और जो तीसरा नाम है एज अ क्रिटिक वो है RHS क्रॉसमैन, ठीक है। ये तीनों काफी बड़े क्रिटिक रहे और इन्होंने प्लेटो को क्रिटिसाइज किया ये कहकर कि ये एक टोटालिटेरियन है, ठीक है। टोटालिटेरियन व्यू रखते हैं, टोटालिटेरियन विचार रखते हैं। टोटालिटेरियन क्या होता है बेटा, ये पॉलिटिकल आउटलुक होता है जहां पर स्टेट ही सुप्रीम है, कि भाई जो राज्य को जो गवर्न कर रहे हैं वही सुप्रीम है और हर व्यक्ति को राज्य के अधीन ही रहना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि टोटालिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल कैसी भी एक्टिविटीज है ना लोगों की, वो सिर्फ और सिर्फ वैसी होंगी जैसी स्टेट चाहेगा, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि जो कल को फिलोसफर किंग है, हो सकता है वो लालच में आ जाए, हो सकता है वो अपनी मनमर्जियां करने लगे और लोगों के साथ अन्याय हो, तो फिर जस्टिस का कॉन्सेप्ट तो खो जाएगा ना। तो ये 3 जो थिंकर्स हैं इन्होंने क्रिटिसाइज किया प्लेटो को और कहा कि ये तो एक टोटालिटेरियन गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, या इनकी जो आइडियोलॉजी है वो काफी टोटालिटेरियन है, ठीक है, जहां पर स्टेट ही सुप्रीम होता है, ठीक है ना। तो ये थे उनके कुछ क्रिटिक्स। अब इंपॉर्टेंट कोट देख लेते हैं। सबसे पहला, जस्टिस इज डूइंग वंस ओन वर्क, यानी जस्टिस अपने कार्य को करना है। फिर फिलोसोफर शुड बी द किंग, दार्शनिकों को राजा होना चाहिए। तो फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट ही प्लेटो का है, तो दिस इज रिलेटेड टू प्लेटो। तो आई होप आपको प्लेटो का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। हु वाज प्लेटो, क्या उनकी फिलोसफीज हैं, क्या उनके आइडियाज हैं, वो सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। और प्लेटो को हमने बहुत डिटेल में इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये जो है आपके बेसिक फॉर्मेशन, बेसिक फाउंडेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ते हैं तो सबसे पहला नाम ही प्लेटो का आता है, ठीक है। और सोक्रेट्स को हम इसलिए इतना डिटेल में नहीं पढ़ पाती क्योंकि सोक्रेट्स ने अपने कोई रिकॉर्ड्स नहीं दिए, उनके रिकॉर्ड्स को लिखा ही प्लेटो ने है, बीइंग हिज स्टूडेंट, ठीक है। अब इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम एरिस्टोटल को पढ़ने के बाद करेंगे, क्योंकि अक्सर ये कंपैरिजन आता है बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल को पढ़ने के बाद हम प्लेटो प्लस एरिस्टोटल दोनों के PYQs को सॉल्व करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस क्लास।